नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं मलकीत सिंह विश्व भूगोल मैपिंग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने जा रहा हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है और उन इस नदियों का जो मुहाना है वो कहाँ पर है, और उसके बाद उन नदियों की कुछ विशेषताएं हैं या उन नदियों के ऊपर कुछ शहर बने हुए हैं। उन सारी स्थितियों के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर हमें किन किन नदियों के बारे में पढ़ना है। तो एक बार आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी नदियों को नोट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर हमें किन किन नदियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप नदियों के नाम नोट कर लेंगे कि हमें क्या क्या नदियां यहां पर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जो नदी हम यहां पर पढ़ेंगे वो है यूकान नदी, यूकान रिवर। दूसरा सेकंड है यूकान के बाद मैकेंजी। फिर नेक्स्ट आपका आएगा नेल्सन एवं चर्चिल। नेक्स्ट आपको पढ़ना इसमें सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है आपका हडसन एंड पोटोमैक नदियाँ। ये दो नदियाँ एक साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा हडसन पोटोमैक के बाद है नेक्स्ट आप देखेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो है रियो ग्रांडे नदी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रियो ग्रांडे के बाद कोलोराडो नदी। तो 8 नदियां आपकी ये हैं। इसके बाद कुछ एक दो नदियां और हमें पढ़ना है, जैसे कोलोराडो के बाद कोलंबिया रिवर, कोलंबिया नदी, और एक लास्ट हम यहां पर देखेंगे आपका फ्रेजर नदी। तो इस तरीके से ये सारा आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर हमें किन किन नदियों के बारे में पढ़ना है। तो एक बार सारी नदियों को आप यहाँ पर नोट करेंगे और उसके बाद हम एक एक नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना होता है दोस्तों कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है किसी भी नदी के बारे में, देखो इंडिया में नदियों के पढ़ने का एरिया अलग होता है। जब इंडिया के अंदर किसी नदी को पढ़ते हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल करनी पड़ती है हमें नदियों की, कि नदियों के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक, मतलब ओरिजिन से लेकर उसके माउथ तक के पूरे एरिए को आपको देखना होता है। उसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, किस राज्य से होकर जाती है, किस शहर से होकर जाती है, कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा शहर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हम भारत के भूगोल में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां पर आपको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता, क्योंकि विश्व के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना आपको। तो विश्व की जितनी भी नदी हम पढ़ते हैं उसमें 3 चीजें आपको मुख्य याद रखनी होती हैं। तो विश्व की जो नदियां पढ़ेंगे वहां से 3 चीजें आपको सामान्यतः याद रखना है। पहला कि उस नदी का उद्गम कहां से होता है, उस नदी का ओरिजिन क्या है। दूसरा, उस नदी का मुहाना कहां पर है, माउथ क्या है उस नदी का, या डेल्टा कहां पर बनाती है, या डेल्टा या एस्चुरी कहां पर बनाती है। इसके बाद तीसरी जो याद रखनी है कि उसकी स्थिति क्या है। स्थिति मतलब वो किस देश की नदी है या किस प्रांत की नदी है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है। और इसके अलावा आपको अगर पूछा जाता है, ये 3 पॉइंट तो याद रखना, हर नदी के अंदर आपको पता होने ही चाहिए कि वो किस क्षेत्र की नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है और उसका निकास कहाँ पर होता है। इसके अलावा जो चीजें आपको पढ़ना है, उसके अलावा जैसे कुछ नदियों की सहायक नदियां होती हैं। सहायक नदी है मतलब इसकी कोई भी अगर ट्रिब्यूटरी है तो उस ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे यहां पर आपने देखा मिसिसिपी, और मिसिसिपी की मेन ट्रिब्यूटरी क्या है, मिसौरी। तो सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ना, कुछ नदियां जो मेजर नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, उन्हीं नदियों की ट्रिब्यूटरियों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक चीज और इसमें आपको देखनी होती है कि उस नदी के ऊपर कोई शहर वगैरह बना हुआ है,
कोई राजधानी है या कोई बंदरगाह है। तो ये चीजें भी आपको वहां पर याद रखना है। और अगर उस नदी का कोई विशेष पॉइंट है, कोई उस नदी की विशेषता है, तो वो आपको विशेषता भी याद रखनी होती है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है या विश्व की सबसे छोटी नदी है, मीठे पानी की नदी है, किस तरीके की नदी है, वो विशेषता भी आपको अगर किसी नदी में है तो वो आपको याद रखना होगा। तो तीन चीजें तो कॉमन रहेंगी, उद्गम स्थल, मुहाना और स्थिति। उसके बाद अगर किसी नदी की कोई सहायक नदी है तो वो हमें पढ़ना है। उस नदी पर अगर कोई शहर, राजधानी, बंदरगाह बनाए वो हमें जानना है, और उसका कोई विशेष महत्व या कोई विशेष चीज है उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। तो एक बार इन सारी नदियों को नोट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सारी नदियां आपने नोट कर ली, कौन कौन सी नदियां थी। तो एक बार में आपको मैप में सारी नदियों के बारे में बता दे रहा हूं कि कहां पर कौन सी नदी है। चीजों को सिर्फ देखते जाना और सुनते जाना। लास्ट में अभी मैं सारी नदियों को आपको दिखा दूंगा और सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीजें लिखा दी जाएंगी। तो देखें सबसे पहले, तो देखिए, तो सबसे पहले नदी जो हमने दिखाई थी आपको, यूकान नदी। मैंने कहा था कि तीन चीजें देखना है कि नदी का जो स्थिति है वो कहां पर है, उद्गम कहां से होता है और निकास कहां पर होता है। तो सबसे पहली जो नदी आपको मिलेगी यहां पर वो है यूकान नदी। तो यूकान नदी में अगर आप देखोगे तो यूकान नदी आपको किस एरिया में मिलती है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यूकान नदी, ऑक्सफोर्ड एटलस साथ में रखना, उसमें सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो यूकान नदी का ये एरिया है। तो यहां पर जो नदी है आपकी, इसको क्या कहा जाएगा, यूकान नदी। तो यूकान नदी का जो एरिया वो कौन सा है, अलास्का। तो इसका मतलब इस नदी की जो स्थिति मिलेगी वो हमें कहां मिलेगी, अलास्का के अंदर। अब इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यहीं पर आपकी एक रेंज दी हुई है, मैकेंजी रेंज। इसी जगह पर जो आपका जो क्षेत्र है, इसी जगह पर एक मैकेंजी रेंज मिलेगी और उसी मैकेंजी रेंज से उद्गम होता है किसका, यूकान नदी का। यहां से निकलने के बाद यूकान नदी है, तो यहां पर आप इसका मुहाना देखेंगे तो कहां पर इसका मुहाना, बेरिंग सागर में। क्लियर हो गया। तो तीन चीजें हो गई, उद्गम कहां से हुआ, मैकेंजी पर्वत से, किस राज्य की नदी है, अलास्का की, मतलब यूएसए की नदी है, और इसका मुहाना कहां पर, बेरिंग सागर में। तो उद्गम महत्व, उद्गम याद रखेंगे, उसकी स्थिति क्या है वो याद रखेंगे, और उसका मुहाना कहां पर है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि यूकान नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है, अलास्का से होते हुए बेरिंग सागर में ये नदी गिर जाती है। 3 पॉइंट हो गए। दूसरी नदी दोस्तों मैंने आपको बताया था मैकेंजी रिवर। अब मैकेंजी रिवर में देखोगे तो ये पूरा जो क्षेत्र आपका दिया हुआ है ये आपका कौन सा देश है, कनाडा। तो मैकेंजी रिवर कहां पर है, कनाडा में। कनाडा के बाद इस नदी का उद्गम आप देखोगे, मैंने आपको 5 कैनेडियन झीलें पढ़ाई थी। तो कैनेडियन में बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग के बारे में, ये 5 झीलों के बारे में बताया था। तो आपको क्या याद रखना है कि बियर जो झील है, इस बियर झील के नीचे दोस्तों झील दी हुई है स्लेव झील। तो इसी स्लेव झील से उद्गम होता है मैकेंजी नदी का। तो क्या याद रखेंगे कि स्लेव झील और स्लेव झील से उद्गम होता है किसका, मैकेंजी नदी का। तो मैकेंजी नदी का मुहाना कहां पर है, ब्यूफोर्ट सागर में, मतलब आर्कटिक महासागर में। तो 3 चीजें हो गई हमारी कि मैकेंजी नदी किस देश की नदी है, अलास्का की नदी है। मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से होता है, हम कहेंगे स्लेव झील से होता है। मैकेंजी नदी का मुहाना कहां पर है, हम कहेंगे ब्यूफोर्ट सागर में है। ये बातें समझ में आई। अब इसकी मैंने कहा था कि आपको कोई ना कोई विशेषता भी याद रखना है। तो इस नदी की विशेषता क्या है कि ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। तो पूरे कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। यूकॉन में 3 पॉइंट थे, उद्गम कहां से होता है, मैकेंजी पर्वत से, निकास कहां पर होता है, ब्यूफोर्ट सागर में, किस प्रांत की नदी है, अलास्का में। मैकेंजी में क्या याद रखना है, उद्गम कहां से होता है, स्लेव झील से, निकास कहां पर होता है, ब्यूफोर्ट सागर में, और किस एरिया की नदी है, तो एरिया आपका क्या हो गया, कनाडा। विशेषता क्या है कि कनाडा की ये सबसे बड़ी नदी है। तो ये 3 चीजें हो गई आपकी। इसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट नदी बताया था
कनाडा में ही यहाँ पर जो हडसन की खाड़ी दी है, उस हडसन की खाड़ी के नीचे जाओगे आपको यहाँ पर छोटी सी नदी मिल जाएगी जिसका नाम है नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी इसी क्षेत्र से आपका यहाँ विनिपेग झील के आसपास कुछ झीलें हैं, वहां से इसका उद्गम होगा। तो यहाँ पर एक झील नहीं है, यहाँ पर याद रखना। तो मैंने 2 नदियां लिखाई थी आपको। तो एक नदी का नाम क्या है, नेल्सन, और एक नदी है यहाँ पर चर्चिल। तो दोस्तों 2 नदियां हैं यहाँ पर। एटलस में आपको एक ही दिया होता है, लेकिन आपको एक साथ याद रख लेना है, नेल्सन और चर्चिल। उद्गम आप ये कह सकते हैं कि इसका उद्गम विनिपेग झील के क्षेत्र के आसपास से होता है। मुहाना इसका कहां पर है, हडसन की खाड़ी में। किस क्षेत्र की नदियां हैं, कनाडा की। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है कि नेल्सन, जैसे क्या होता है कई बार मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको एक तरफ देश लिख दिए गए और एक तरफ कुछ नदियों के नाम दिए गए, तो यहाँ पर आपको मैच करना होता है कि नेल्सन और चर्चिल नदी कहाँ की नदियाँ हैं, कनाडा की प्रमुख नदियाँ। कम से कम स्थिति सबसे पहले याद रखो, बाकी की जो चीज़ें हैं, उद्गम कहाँ से होता है और निकास के कहाँ पर होता है, ये दूसरे नंबर पर याद रखना, पहले उसकी पोजीशन याद रखना है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। तो ये आपका तीसरे नंबर की नदी हो गई। चौथे नंबर पर आपको मैंने जो नदी पढ़ाई थी, उस नदी का नाम था दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो मैंने आपको 5 ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ाया है। उस 5 ग्रेट लेक्स में जो आप नदियां देखोगे तो यहां पर 5 नदियां हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, इरी एंड ओंटारियो। तो ओंटारियो मैंने आपको बताया था कि ओंटारियो 5 ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी नदी है और सबसे छोटी झील है। और इसी झील से मैंने उस समय बताया था कि इसी झील से, ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। तो ये चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। तो सबसे पहले यहां पर सेंट लॉरेंस नदी की बात करेंगे। तो इस जगह से, तो ये हो गया आपका सेंट लॉरेंस झील। इसी सेंट लॉरेंस झील से ये नदी इस तरीके से निकलेगी और यहां से होते हुए निकास हो जाएगा इसका। तो ये पूरी जो खाड़ी यहां तक दी हुई है, तो यहां तक सेंट लॉरेंस नदी है। तो ये पूरा जो क्षेत्र दिया हुआ है, ये क्षेत्र है आपका किसका, सेंट लॉरेंस की खाड़ी का। तो उद्गम दोस्तों कहां से हुआ, तो पहली चीज आपको याद रखना है कि उद्गम कहां से हुआ, ओंटारियो झील से। दूसरा आपको याद रखना है कि इस नदी का निकास कहां पर होता है, हम कहेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में होता है। किस क्षेत्र की नदी है, तो मेन ये नदी किस क्षेत्र की है, कनाडा की प्रमुख नदी है। कुछ सीमा इसकी यहां पर याद रखेंगे, कनाडा और यूएसए से भी लगती है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मेन नदी ये कनाडा की नदी है, लेकिन अगर आप मैपिंग से पढ़ते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एटलस में देखोगे थोड़ी सी सीमा यूएसए और कनाडा से भी लगती है, बस इतना याद रखना है। तो पहली चीज क्या हो गई कि किस क्षेत्र की नदी है, हम कहेंगे कनाडा की नदी है। उद्गम कहां से होता है, ओंटारियो झील से। निकास कहां पर होता है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ सहायक नदियां होती हैं, वो यहाँ पर आपको मिलनी नहीं है। उसके बाद किसी नदी की कुछ विशेषता होती है, या उस नदी के ऊपर कुछ शहर बने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा रखना है, वो आपको यहाँ पर 2 शहर मिल जाएंगे इस झील पर। तो इस झील पर जाएंगे, इस नदी पर जाएंगे तो झील के आगे, तो इसके ऊपर 2 शहर दिए हुए हैं। एक शहर का नाम दिया हुआ है मॉन्ट्रियल, यहां पर लिख दे रहा हूं। तो एक शहर को क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल, और दूसरे शहर को कहा जाता है क्यूबेक। तो ये क्यूबेक हो गया और यहां पर क्या हो गया हमारा, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक की बात की जाए तो दोनों शहर आपके किस नदी पर हैं, सेंट लॉरेंस नदी पर। उद्गम सारी चीजों के बाद याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी पर मॉन्ट्रियल अवस्थित है और सेंट लॉरेंस नदी पर क्यूबेक अवस्थित है। अब अगर कोई शहर या बंदरगाह कुछ भी अवस्थित है तो उसकी कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी। तो यहां पर अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल इस नदी पर स्थित, मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल क्या है, एक नदी बंदरगाह है। तो हम कहेंगे कि मॉन्ट्रियल इस नदी के बीच में बना हुआ एक, नदी बंदरगाह नहीं कहेंगे आप इसको, आप नदी बंदरगाह की जगह एक शब्द यूज कर सकते हैं, नदी द्वीप।
क्लियर? तो इसको आप क्या कहेंगे? मॉन्ट्रियल को नदी द्वीप। नदी द्वीप का मतलब होता है, द्वीप का सामान्य मतलब क्या होता है कि अगर कोई पानी के बीच में स्थित है और उसके चारों ओर पानी है तो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप। तो सामान्यतः द्वीप हमें सागरों या महासागरों में मिलते हैं, लेकिन अगर कोई नदी है, इस तरीके से कोई नदी है और उस नदी के बीच में यहां पर कोई अगर पॉइंट बना हुआ है और उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उस द्वीप को क्या कहा जाएगा? नदी द्वीप। जैसे आप देखोगे भारत के अंदर अगर आप चले जाएं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र में कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी माना जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम इस नदी को ये कहें कि ये नदी कनाडा की सेंट लॉरेंस नदी है, तो कनाडा की मान लें कि ये कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। तो जैसे ब्रह्मपुत्र है तो उस पर माजुली द्वीप है। अगर मैं कहूं कि ये सेंट लॉरेंस नदी है तो इस द्वीप को क्या कहा जाएगा? मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल क्या हो गया? यहां पर नदी द्वीप हो गया। जिस तरीके से माजुली नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, उसी तरीके से सेंट लॉरेंस नदी पर मॉन्ट्रियल द्वीप है। अब माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और मॉन्ट्रियल भी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन माजुली द्वीप पर पूरी तरीके से अभी शहर का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसको सबसे बड़ा द्वीप कहा जाएगा। मॉन्ट्रियल में शहर का विकास होता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा शहरी नदी द्वीप कहा जाता है। मतलब नदी के बीच में बना एक ऐसा द्वीप जहां पर पूरी तरीके से सिटी का निर्माण हो चुका है, लोग रहते हैं, जनसंख्या निवास करती है। तो मॉन्ट्रियल से क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर किसे कहा जाता है? हम कहेंगे मॉन्ट्रियल को। उसी तरीके से क्यूबेक की बात करें तो क्यूबेक को कनाडा की फ्रेंच सिटी कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसी समुदाय का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है, जो डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कहां पर रहते हैं? क्यूबेक में। इसलिए क्यूबेक को कनाडा की क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिटी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट होती है सेंट लॉरेंस नदी। तो क्या क्या याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहां से होता है? हम कहेंगे इसका उद्गम ओंटारियो झील से होता है। आपसे पूछा जाता है कि सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना कहां पर है? हम आंसर क्या देंगे? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में है। सेंट लॉरेंस नदी कहां की नदी है? हम कहेंगे कनाडा की मुख्य नदी है, लेकिन यूएसए के साथ थोड़ी सी सीमा बनाती है। आपसे पूछा जाता है कि इस नदी पर कौन से शहर हैं? हम कहेंगे एक मॉन्ट्रियल शहर है और दूसरा क्यूबेक शहर है। क्लियर हो गया? तो मॉन्ट्रियल किसके लिए फेमस है? हम कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे पूछा जाए क्यूबेक किसके लिए फेमस है? हम कहेंगे कनाडा की फ्रेंच सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये सारा डाटा होता है मॉन्ट्रियल। अभी आप सिर्फ चीजों को समझते जाओ, नोट मत करना। अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन नोट करने की जरूरत अभी आपको नहीं है। अभी सिर्फ डाटा को देखते जाओ और समझते जाओ। नोट में अभी आपको सारे इसके पीपीटी दिखा दूंगा, वहां पर आपको सारा डाटा लिखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो मैंने आपको जो 9 नदियां पढ़ाई थी, सेंट लॉरेंस की नदी के बात करोगे तो इसके बाद जो हमने नदियां पढ़ाई थी, बताई थी आपको, वो 2 नदियां लिखाई थी, हडसन नदी और पोटोमैक नदी। तो हडसन और पोटोमैक नदी को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क जाना होगा और न्यूयॉर्क के बाद आपको जाना होगा वाशिंगटन डीसी। नदियां ये नॉर्मली मिलती नहीं है। यहाँ पर एक पर्वत है एप्लेशियन पर्वत। तो इस एप्लेशियन पर्वत से अगर आप देखोगे तो यहां एप्लेशियन पर्वत के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जो न्यूयॉर्क के पास, इस तरफ जो महासागर है अटलांटिक महासागर, तो न्यूयॉर्क के पास ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसी तरीके से यहां से एक नदी निकलती है जो वाशिंगटन डीसी के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इस नदी को कहा जाता है दोस्तों हडसन नदी और इस नदी को कहा जाता है पोटोमैक नदी। तो सबसे पहले 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोनों ही नदियों का उद्गम कहां से होता है? एप्लेशियन पर्वत से होता है। दोनों ही नदियों का मुहाना कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है। हडसन नदी पर कौन सा शहर बना हुआ है? न्यूयॉर्क सिटी बनी हुई है।
पोटोमैक नदी पर कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी बना हुआ है। किस राज्य की नदियां या किस देश की नदियां हैं? हम कहेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है कि न्यूयॉर्क किस सिटी पर नदी पर बना हुआ है? हम कहेंगे हडसन नदी पर। और वाशिंगटन डीसी किस नदी पर बना हुआ है? पोटोमैक नदी पर। तो वाशिंगटन डीसी के बारे में आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में दो चीजें हैं, एक तो ये फर्स्ट है पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तीसरी, मैंने आपको एक दिन जो झीलें पढ़ाई थी, झीलों के अंदर मैंने एक शहर पढ़ाया था शिकागो। शिकागो में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूएसए। तो हम आंसर क्या देंगे? शिकागो। उसमें मैंने आपको उस समय बताया था कि फर्स्ट जब नंबर आता है तो न्यूयॉर्क का आता है, सेकंड अगर जनसंख्या में नंबर आता है तो वो लॉस एंजल का आता है। लॉस एंजल्स इस साइड मिल जाएगा पश्चिमी तट पर। लॉस एंजल्स दूसरे नंबर पर है। जो थर्ड नंबर पर आता है पॉपुलेशन में वो कौन सा है? शिकागो। तो शिकागो तीसरे नंबर पर आएगा। क्लियर हो गया? तो न्यूयॉर्क में पहली चीज क्या याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूएसए, यूएसए का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। दूसरा पॉइंट, इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर मतलब गगनचुंबी इमारतों का शहर। मतलब विश्व की सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंची जो इमारतें हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इमारतें हैं, तो वो कहां पर मिलती हैं? आपको न्यूयॉर्क में। इसलिए न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। तो बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क किसके लिए फेमस है? वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं, स्टार लगा हुआ है, कैपिटल है, किस नदी पर स्थित है? और वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? उद्गम कहां से होता है? आपका अपलेशियन पर्वत से होता है। और निकास कहां पर होता है? अटलांटिक महासागर में होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है इस नदी के बारे में। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे एक नदी मैंने आपको लिखाया था, मिसिसिपी मिसौरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी की अगर हम बात करें कि मिसिसिपी मिसौरी नदी, तो मेन नदी यहां पर वो है मिसिसिपी। और मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मिसौरी। जैसे आप देखोगे भारत में हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। इसलिए हम दोनों को एक साथ क्या कह देते हैं? गंगा यमुना, एक साथ टर्म यूज होता है। इसी तरीके से हम मिसिसिपी मेन नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी। इसलिए एक साथ यूज किया जाएगा मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। फिर हमें क्या देखना है कि इस नदी का निकास कहां पर होता है। और फिर इसकी कुछ सहायक नदियां और इस पर बने हुए कुछ शहरों के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो यहां पर सबसे पहले इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है इस एरिया से उद्गम होता है किसका? मिसिसिपी नदी का। और इस क्षेत्र को कहा जाता है सुपीरियर उच्च भूमि। मतलब सुपीरियर जो झील है इसके आसपास के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। कई शाखाओं में इसका उद्गम होता है। तो मेन आपको इसके उद्गम की बात करें कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो हम कहेंगे सुपीरियर उच्च भूमि से इस नदी का उद्गम होता है। सुपीरियर उच्च भूमि से यह नदी निकलने के बाद इस तरीके से सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने के बाद यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल दक्षिण की ओर सीधे बहते हुए इस तरीके से इसका निकास होता है। कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको। कहां पर होता है निकास? मैक्सिको की खाड़ी में। तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि मिसिसिपी नदी का उद्गम कहां से होता है? सुपीरियर उच्च भूमि से। और मिसिसिपी नदी का मुहाना कहां पर है? मैक्सिको की खाड़ी में। इसके बाद मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र की नदी है, तो सामने दिखाई दे रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है। तो ये तीन चीजें कॉमन हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ नदियों में कुछ सहायक नदियां होती हैं।
तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है उस नदी को कहा जाता है मिसौरी। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से काफी लंबी नदी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मिसौरी नदी इस तरीके से यहाँ पर आके मिल जाएगी। तो इस नदी को क्या कहा जाएगा? मिसौरी नदी। तो मिसौरी, तो ये नदी कौन सी थी हमारी? मिसिसिपी। और मिसिसिपी नदी से कौन सी नदी मिल रही है आकर? मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी नदी। मिसौरी नदी जिस स्थान पर मिलती है, जिस जगह पर मिसौरी नदी मिलेगी, मतलब इन दोनों नदियों का जो संगम होगा यहाँ पर, जैसे गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में। उसी तरीके से इस क्षेत्र को कहा जाता है सेंट लुइस। तो क्या कहा जाता है? सेंट लुइस में ये दोनों नदियां आपस में आकर मिल जाती हैं। उसके बाद आगे जो नदी होगी वो कौन सी होगी? मुख्य नदी क्या है हमारी? मिसिसिपी। तो मिसिसिपी, सेंट लुइस के पास मिसौरी नदी आपस में मिलेंगी, संगम बनेगा। उसके बाद ये दोनों नदियां आगे बढ़ेंगी, मेन जो मिसिसिपी नदी है वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए इस नदी का निकास कहां पर होगा? मैक्सिको की खाड़ी में। इसी नदी के मुहाने पर एक जो जगह दी हुई है इसको कहा जाता है न्यू ऑरलियंस। या इस तरीके से आप लिख सकते हैं न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस यूएसए में स्थित है। कहां पर है? मिसिसिपी नदी के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है न्यू ऑरलियंस। खनिज तेल वगैरह, चावल वगैरह, इन चीजों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद तो ये हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरी कहां पर मिलती है? सेंट लुइस में। और इसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? न्यू ऑरलियंस। इसी पर जब आप जाएंगे तो इसी नदी के जैसे उद्गम होता है, उद्गम के पास में ही इस नदी पर दो शहर बने हुए हैं। क्लियर? दोनों तटों पर बने हुए हैं, एक इसके पूर्वी तट पर है और एक इसके पश्चिमी तट पर है। तो एक को कहा जाता है सेंट पॉल। तो एक का नाम क्या? सेंट पॉल। और एक का नाम है मैनियोपोलिस। मैनियोपोलिस आगे जाके सारा अच्छे से मिल जाएगा, अभी से नाम सुनते जाएं। सेंट पॉल और मैनियोपोलिस, तो दोनों शहर देखोगे तो एक शहर नदी के इस तरफ स्थित है और एक शहर नदी के इस तरफ स्थित है, इसलिए इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इनको? जुड़वा शहर। तो क्वेश्चन आता है कि यूएसए के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हम आंसर क्या देंगे कि सेंट पॉल और मैनियोपोलिस को जुड़वा शहर कहा जाता है, जो किस नदी पर स्थित है? मिसिसिपी नदी पर स्थित है। उसके बाद सेंट लुइस में मिसिसिपी नदी और मिसौरी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, दोनों आकर मिल जाती हैं। उसके बाद इस नदी के मुहाने पर क्या स्थित है? न्यू ऑरलियंस स्थित है, जो खनिज तेल वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मिसिसिपी नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे एक सहायक नदी मिलती है इसकी अरकानसास, ठीक है। एक सहायक नदी मिलती है इस तरफ से आपकी, इसमें ओहियो, और इसी में एक सहायक नदी मिलती है आपकी रेड, जो इस तरफ नीचे मिल जाएगी, रेड नदी। तो ओहियो और कांसास, रेड इसकी अन्य सहायक नदियां। तो इस तरीके से पूरा आपका तंत्र बनता है मिसिसिपी नदी का तंत्र। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक पेड़ की तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस नदी का प्रतिरूप एक पेड़ की तरह है? ट्री पैटर्न पर आधारित है। तो ट्री पैटर्न जब भी आपसे पूछा जाए तो वो किसका है? मिसिसिपी नदी का। इसी के मुहाने से क्वेश्चन आता है, तो इसका जो मुहाना है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे किसी पक्षी का पैर होता है उसके पंजे की तरह इसका मुहाना बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है पंजाकार मुहाना या पंजाकार डेल्टा, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे बर्ड फुट डेल्टा। तो इसके डेल्टे का जो शेप है, जिस तरीके से एक पक्षी का पंजा रहता है किसी चिड़िया का, उस पंजे की तरह इसका शेप बनता है, इसलिए इसको पक्षी पंजाकार डेल्टा कहा जाता है या बर्ड फुट डेल्टा कहा जाता है। प्रतिरूप किस कैसा है? तो हम कहेंगे इसका प्रतिरूप कैसा है? एक पेड़ की तरह है, वृक्षाकार प्रतिरूप पर है। उद्गम कहां से होता है? सुपीरियर उच्च भूमि से। निकास कहां पर होता है? मैक्सिको की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? मेन सहायक नदी मिसौरी, उसके बाद अरकानसास, ओहियो और रेड इसकी अंदर सहायक नदियां हैं।
और कहां पर मिलती है, सेंट लुइस में जाकर मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है मिसिसिपी नदी के अंदर। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ नदियों की, मैंने आपको लिखाया था, एक नदी मैंने आपको लिखाई थी, आप देखोगे रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी की जब बात की जाएगी तो रियो ग्रांडे नदी आपको मिल जाएगी कहां पर, इसी क्षेत्र में आपका रॉकी पर्वत के आसपास के क्षेत्रों से, जो रॉकी रेंज है वहीं से इसका उद्गम होगा। तो यहां से होते हुए इस तरीके से तो यूएसए में इसका उद्गम होगा, यूएसए के बाद ये इस तरीके से प्रवाहित होगी और मैक्सिको की खाड़ी में इसका क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। तो पहले तो ये यूएसए में, उसके बाद यूएसए और मैक्सिको, इन दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो एक तरीके से दोनों देशों में देखोगे तो कुछ सीमा, पूरी सीमा की बात ना करें, लेकिन कुछ स्तर पर यूएसए और मैक्सिको की राजनीतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है, रियो ग्रांडे नदी। तो उद्गम की बात की जाए तो रॉकी पर्वत की श्रेणियों से इसका उद्गम होगा। मुहाना कहां पर है, मैक्सिको की खाड़ी में। स्थिति क्या है इसकी, तो मेन स्थिति इसकी यूएसए है, लेकिन कहेंगे कि यूएसए और मैक्सिको के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करती है। बस इतनी चीजें आपको याद रखना है, उद्गम कहां से होता है, निकास कहां पर होता है और किन देशों के बीच में ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रियो ग्रांडे नदी हो गया। इसके बाद एक नदी आपको मैंने लिखाई थी, याद होगा, कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी की अगर आप पोजीशन देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आप इस पूर्वी तट पर जाएंगे, जो आपकी जो सिटी है कैलिफोर्निया वाली सिटी है, वहां पर जाओगे तो इसी जगह पर आपको नदी मिल जाएगी इस तरीके से बहती हुई, जो निकास कहां पर होगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो उद्गम की बात करें तो इसी में जो रॉकी पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उसी से इसका भी उद्गम होता है। तो रॉकी पर्वत की श्रृंखलाओं से इसका उद्गम होगा और मुहाना इसका कहां पर होगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो मेन नदी आपकी किसकी है, या देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है। थोड़ा सा ये मैक्सिको की सीमा पर भी चली जाएगी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रवाहित होते हुए मैक्सिको में प्रवेश करती है और मैक्सिको में इसका निकास कहां पर होता है, मैक्सिको की खाड़ी में होता है। क्लियर हो गया। तो उद्गम, मुहाना और स्थिति आपने देख ली। इसी नदी पर अगर हम बात करें तो इसी नदी के ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं। इसी नदी के ऊपर 2 डैम हैं। इन डैमों को कहा जाता है, एक डैम का नाम है हूवर और एक डैम का नाम है बोल्डर। तो हूवर और बोल्डर जो डैम बने हुए हैं, जैसे यहां पर ये नदी है तो इस नदी के ऊपर यहां पर अगर डैम बना दिया जाए तो डैम बनाने से क्या होगा कि इसके पीछे अगर आप देखोगे तो पानी का स्टोरेज होने लगेगा। तो इस तरीके से पानी का पूरा स्टोरेज होगा। तो इस स्टोरेज होने से क्या होता है, एक पीछे लेक टाइप का बन जाएगा, जलाशय बन जाएगा पूरा। तो इस डैम से पानी रुक जाएगा। तो ऐसे 2 डैम है इसके ऊपर, पास पास बने हुए, आप 2 डैम कह सकते हैं इस तरीके से, या एक डैम पहले ही आएंगे। तो इन दोनों डैमों को कहा जाता है, एक का नाम है हूवर और एक का नाम है बोल्डर। इन डैमों के बनने के कारण पीछे जो पानी का जो एक वाटर स्टोरेज बनता है, या आप ये कह सकते हैं एक पूल टाइप का बन जाता है, जलाशय बन जाता है। उसी जलाशय को हम नाम देते हैं झील का, और इस झील का नाम होता है मीड झील। आप लास्ट क्लास देखोगे तो मैंने मीड झील पढ़ाया था। तो मीड झील में आपको याद होगा तो मैंने वहां पर भी लिखाया था कि मीड झील कोलोराडो नदी पर बने हूवर और बोल्डर बांध का जलाशय है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि इस नदी पर क्या बना हुआ है, एक झील बनी हुई है, मीड झील। इसी नदी पर बात करें, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर जो पठार है, इस पूरे पठार को कहा जाता है कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो के पठार से बहती हुई नदी ये इस तरीके से कुछ शेप बनाती है, या गहरी खाइयों का निर्माण करती है, तो कुछ वैलीज का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं कैनियन। कैनियन क्या होता है, जैसे किसी पर्वत का अगर कटाव कर दिया जाए तो बीच में से अगर कटाव होगा तो दोनों तरफ ये इस तरीके से पार्ट खड़े रह जाएंगे, तो बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसको कहा जाता है गार्ज। ऐसे भारत में सिंधु नदी का गार्ज है, ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है, काफी मतलब दोनों तरफ पर्वत खड़े रह जाएं और बीच में क्या हो जाए, नदी का गैप बन जाए। दोनों कगारों को क्या कहा जाता है, हम कहेंगे गार्ज। ये गार्ज अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसी गार्ज के
बड़े रूप को कहा जाता है कैनियन। तो इसी नदी पर यहां पर तो हम कह सकते हैं कि इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बना हुआ है जिसको कहा जाता है ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन भी दोस्तों किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में। तो ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। क्लियर? और इसी नदी के पास में यहां पर एक जगह है मृत घाटी जिसको कहा जाता है डेथ वैली, मृत घाटी। तो मृत घाटी भी आपको इसके पास में मिल जाएगी, सिलिकॉन वैली भी इसके पास में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। दोबारा से देख लें, उद्गम आपका जो है, आपका जो रॉकी पर्वत की श्रृंखला वहां से होता है। निकास इस नदी का देखा जाए तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में होता है। इसी नदी पर जो झील बनी उसको क्या कहा जाता है? मीड झील। किस डैम का जलाशय? हूवर और बोल्डर डैम का जलाशय है। इसी नदी पर जो सबसे बड़ी खाई बनी उसको क्या कहते हैं? ग्रांड कैनियन। इसी नदी के पास में क्या स्थित है? मृत घाटी स्थित है, जो यूएसए का सबसे गर्म और नीचा स्थान भी है। इसी के पास में सिलिकॉन वैली भी है, जो सिलिकॉन की घाटी कही जाती है, सिलिकॉन के लिए फेमस है। तो ये सारी चीजें आपको कोलोराडो नदी के बारे में याद रखना है। इसके बाद दो अन्य नदियां हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पोजीशन को याद रख लेना। जैसे यहां पर एक नदी है कोलंबिया नदी, यूएसए से निकलेगी और इस तरीके से कनाडा से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। और इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है स्नेक। तो कोलंबिया के पठार से इस नदी का उद्गम होगा और कोलंबिया के पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाएगी। नाम क्या? कोलंबिया। और कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक। तो बस ज़्यादा याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा पोजीशन याद रखना। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जाओगे कनाडा के अंदर, तो कनाडा में आपको यहाँ पर एक नदी मिल जाएगी जिसको कहा जाता है फ्रेजर नदी। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर दी नहीं है, तो आप सिर्फ बना लेना कि कनाडा के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है? फ्रेजर नदी। इसी तरफ इसका मुहाना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये पूरी नदियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी नदी देखी हमने? अलास्का के अंदर यूकॉन नदी, उद्गम मैकेंजी पर्वत से, निकास कहाँ पर होता है? बेरिंग सागर में, अलास्का की प्रमुख नदी। दूसरी नदी मैकेंजी नदी, उद्गम स्लेव झील से, निकास कहाँ होता है? ब्यूफोर्ड सागर में। किस क्षेत्र की नदी है? यूएसए की, सॉरी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो नदियाँ पढ़ाई थी, नेल्सन और चर्चिल नदियाँ, जिनका निकास कहाँ पर होता है? हडसन की खाड़ी में, कनाडा की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक नदी पढ़ाया था, सेंट लॉरेंस नदी, जो ओंटारियो झील से निकलने के बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी में स्थित है, जिस पर एक मॉन्ट्रियल और एक क्यूबेक स्थित है। मॉन्ट्रियल सबसे बड़ा नदी द्वीप है और क्यूबेक आपकी फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के पास में हमने हडसन नदी पढ़ी और वाशिंगटन डीसी के पास में पोटोगनेक नदी को देखा। और यहाँ पर आप देखोगे एक वृक्षाकार प्रतिरूप में जो नदी थी, मिसिसिपी नदी, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या था? मिसौरी नदी। और उसके बाद इसकी अरकानसास, ओहियो, रेड प्रमुख सहायक नदियाँ थी। इसी पर सेंट पॉल और मैनियोपोलिस जुड़वा शहर बने हुए थे। और इसी के मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस स्थित है, जहाँ पर मिसौरी नदी है वहाँ पर सेंट लुइस स्थित है। इसके बाद और जो इसका डेल्टा है वो पंजा का डेल्टा है, बर्ड फ्लूट डेल्टा है। यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर थी रियो ग्रांडे नदी। और इसके बाद यहाँ पर कोलोराडो के पठार में कोलोराडो नदी, और यूएसए की बाउंड्री पर लगभग आपको मिल जाएगा कनाडा के साथ कोलंबिया नदी, और कनाडा में मिल जाएगी आपको फ्रेजर नदी। तो इस तरीके से आपने सारी नदियों के बारे में देखा। अब इनको आपको नोट करना है, तो आप चाहते हैं कि इनको एक अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैं नोट कर सकूं। तो नोट करने के लिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा, पहले मैप को पूरा अच्छा 2-3 बार इसको देखो, समझो। समझने के बाद फिर आराम से आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको इन चीज़ों को एक बार नोट करवा देता हूँ। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था यूकॉन नदी। अब इसमें मेरा काम ज़्यादा नहीं रह गया है, आपको सिर्फ इन चीज़ों को नोट करना है। तो सिर्फ सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो यूकॉन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब इसका इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिख लेना। सोर्स का मतलब होगा उद्गम, माउथ का मतलब होगा इसका मुहाना, और लोकेशन का मतलब होगा इसकी स्थिति। बस ये याद रखना। बाकी मैपिंग में कोई हिंदी अंग्रेजी मैंने नहीं रखती कि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, तो सिर्फ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उद्गम कहाँ से होता था, मैंने बताया मैकेंजी पर्वत से। मुहाना कहाँ पर इसका? बेरिंग सागर में। लोकेशन क्या है? अलास्का।
उसी तरीके से आपको मैकेंजी नदी याद रखना है। तो मैकेंजी नदी का उद्गम मैंने पढ़ाया था कहाँ से, स्लेव झील से। मुहाना कहाँ पर है, ब्यूफोर्ड सागर में। लोकेशन क्या है इसकी, कनाडा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इन चीजों को। सेकंड नदी आप यहां पर देखोगे तो उसका नाम क्या था, नेल्सन एंड चर्चिल। मैंने एक साथ दोनों नदियां लिखी थी। तो उद्गम मैंने इन नदियों को आपको कहां से पढ़ाया था कि इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो कनाडा से इसका उद्गम होगा, जिसको कैनेडियन शील्ड भी कह सकते हैं। इसके साथ में आप चाहो तो यहां पर आप ऑन्टे जो आपकी सबसे नीचे विनीपेग झील थी उसके बारे में भी आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं। मेन कैनेडियन शील्ड याद रख लेना। मोहाना कहां पर था, हडसन की खाड़ी में। किस क्षेत्र की नदियां हैं, कनाडा की प्रमुख नदियां हैं। क्लियर। नेल्सन चर्चिल के बाद देखेंगे आप जो अगली नदी है हमारी, उस नदी को क्या कहा जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी में आप देखेंगे तो सेंट लॉरेंस में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहां से होता है, ओंटारियो झील से। सोर्स लिखा हुआ ओंटारियो झील। फिर मैंने आपको बताया था कि इस नदी का मुहाना कहां पर है, तो मुहाने में सेंट लॉरेंस की खाड़ी बताया था। इस नदी की लोकेशन क्या है, तो ये कनाडा लिख लेना, यहां पर सी कर लेना इसको, कनाडा। तो इस नदी की उद्गम कहां पर है, कनाडा में। और कनाडा के साथ थोड़ी सी मैंने आपको पोजीशन बताया था कि ये यूएसए की सीमा को भी स्पर्श करती है। इस पर कुछ शहर मैंने आपको बताए थे कि इस नदी पर कौन कौन से शहर हैं। तो एक शहर का नाम पढ़ाया था मॉन्ट्रियल, और दूसरे शहर का नाम मैंने क्या बताया था आपको, क्यूबेक। तो मॉन्ट्रियल के बारे में आपको याद होगा कि एंट आइलैंड, मतलब इसका क्या है, तो मैंने कहा था कि ये यूएसए का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। क्लियर। तो नदी द्वीपीय शहर है किसका, मॉन्ट्रियल, विश्व का। क्यूबेक के बारे में आप याद रखेंगे तो एक को इसको ओल्ड सिटी कहा जाता है, पुरानी सिटी कहा जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्रांसीसी समुदाय के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए इसको फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। कुछ अदर पॉइंट अगर आप इसके देखेंगे तो अदर में अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे बिजी रिवर कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉन्ट्रियल, क्यूबेक जैसे शहर इसके ऊपर बने हुए हैं, इसलिए ये कनाडा की सबसे बिजी नदी भी मानी जाती है। तो बस ये 2-3 चीजें आपको इसके अंदर याद रखना है, नोट कर लो जल्दी। तो सेंट लॉरेंस नदी। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट नदी थी वो हमारी नदी का नाम था हडसन और पोटोमैक। 2 नदियां पढ़ाई थी, बारी बारी से देख लें। तो हडसन नदी के उद्गम की बात करें तो हडसन नदी का उद्गम कहां से होता है, मैंने बताया था कि एप्लेशियन पर्वत से होता है। मोहाना कहां पर, अटलांटिक महासागर में। स्थिति क्या है, यूएसए। और इसी नदी पर क्या बना हुआ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि यूएसए की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूएसए। और दूसरा मैंने इसको बताया था कि इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहा जाता है। तो ये बस हडसन में याद रखना है। हडसन के बाद मैंने आपको पढ़ाया था पोटोमैक नदी। पोटोमैक में भी नेम सेम है, सोर्स एप्लेशियन पर्वत है, मोहाना अटलांटिक है, लोकेशन यूएसए। और इस पर कौन सा शहर बना हुआ है, वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए की राजधानी भी है। इसके बाद देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी हमारी मिसिसिपी नदी। इस नदी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लें। मिसिसिपी नदी में जो सिंपल पॉइंट है वो 3 है। सुपीरियर हाईलैंड इसका उद्गम है, मोहाना मैक्सिको की खाड़ी है, और यूएसए की सबसे प्रमुख नदी है। इसके ऊपर मैंने आपको शहर पढ़ाए थे। तो पहला शहर मैंने आपको पढ़ाया था सेंट पॉल और मिनियोपोलिस। तो मैंने कहा था कि सेंट पॉल और मिनियोपोलिस को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, मिनियोपोलिस एंड सेंट पॉल। तो मिनियोपोलिस, तो पहला क्या याद रखेंगे, तो एक तो मिनियोपोलिस इस पर है, दूसरा क्या है, सेंट पॉल, जिनको ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। दूसरा मैंने एक पढ़ाया था सेंट लुइस। तो सेंट लुइस में एक चीज तो है कि इसको मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है। और दूसरा इसमें मैंने आपको वहां पर बताया था कि इसी में एक सहायक नदी मिलती है, मिसौरी। तो मिसौरी नदी का जो संगम है वो भी कहां पर है, सेंट लुइस में है। इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां बताई थी, जैसे मैंने कहा था ओहियो, अरकानसास, रेड और मिसौरी। मिसौरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो पहली चीज हम इसमें कह सकते हैं कि ये यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा,
इसमें पहला हो गया कि यूएसए की सबसे बड़ी नदी है, जहां नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, इसका जो बेसिन है, तो दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, तो एक उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। तो जो उत्तर का भाग है वहां पर सबसे ज्यादा कॉर्न और व्हीट, मतलब मक्के और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जो नीचे का भाग है वहां पर चावल और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस नदी के अंदर याद रखनी है। दो चीजें मैंने आपको इसके अंदर और पढ़ाई थी कि इस नदी का जो सिस्टम है, इस नदी की बात करें तो जैसे ये कहां से उद्गम होगा, इसका सुपीरियर हाईलैंड से इस तरीके से पूरा स्ट्रेट नीचे की तरफ बहती है और आगे जाकर इसका इस तरीके से निकास हो जाता है। क्लियर? और इसमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? मिसौरी। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी, जो किस जगह पर मिलती है? सेंट लुइस में आकर मिल जाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें आपका अरकानसस था, उसी के साथ नाम नहीं लिखा रहा हूं, नाम आपको पता ही है, सारे नामों को हटा दें। अरकानसस, उसके बाद एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम था रेड, और उसके बाद इस तरीके से नदी आ रही थी ओहियो। तो इस साइड कौन सी थी? ओहियो, अरकानसस, और यहाँ ओहियो, अरकानसस, रेड, मिसौरी, और ये आपकी मेन मिसिसिपी। अब इसमें देखोगे तो इसके पूरे पैटर्न को अगर देखो तो ये तो मैंने आपको मेन सहायक नदियां बताई हैं। अगर इस पैटर्न को अगर हम और बढ़ा दें, जैसे मैं कहूं कि इसमें इसकी कुछ और सहायक नदियां इस तरीके से, इसकी भी मान लो एक दो सहायक नदी है, तो इस तरीके से अगर इसकी और सहायक नदियों को देखा जाए तो आप इस पूरे प्रतिरूप को अगर देखें तो आपको यह नहीं लगेगा कि मैंने यहां पर एक नदी का चित्र बनाया हुआ है, तो यहां पर आपको लगेगा कि सर ये इसकी जड़ें हैं और ये पूरा क्या बन गया? एक प्लांट बन गया। इसलिए मैंने आपको बताया था, तो आपको याद रखना है। तो इसमें एक पॉइंट अदर में और जोड़ लेना, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। एक पॉइंट और याद रखना कि इसको क्या कहा जाता है? ट्री पैटर्न रिवर कहा जाता है, वृक्षाकार प्रतिरूप पर आधारित है। और इसके डेल्टा में मैंने बताया था कि इसका डेल्टा जैसे किसी पक्षी का डेल्टा होता है, इस तरीके से, उस तरीके से इसका डेल्टा बनता है। इसलिए इस डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो इस नदी का जो डेल्टा है वो कैसा है? बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, पंजाकार डेल्टा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मिसिसिपी नदी के अंदर, तो नोट कर लें एक बार सारी चीजों को। अब इसके बाद जो हमारी नदी थी, मिसिसिपी नदी के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी के उद्गम की बात मैंने कहा था कि रॉकी पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उसी के आसपास से इसका उद्गम होगा। उसी रॉकी पर्वत के नीचे एक पठार है पास में, कोलोराडो पठार, तो उसी क्षेत्र से इसका उद्गम होगा। और इसका निकास कहां पर होता है? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैंने बताया था इसमें कि ये मेन उद्गम जो है वो यूएसए से होता है, और उसके बाद यूएसए और कनाडा के बीच में यूएसए और मैक्सिको के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो लोकेशन में यूएसए एंड मैक्सिको लिख लेना, दोनों के बीच में क्या करती है? बाउंड्री का निर्माण करेगी। रियो ग्रांडे के बाद मैंने आपको पढ़ाई थी कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी का मैंने उद्गम पढ़ाया था, कहां से होता? रॉकी पर्वत से। रॉकी पर्वत से निकलने के बाद ये नदी कहां पर गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। किस क्षेत्र की नदी है? तो मैंने बताया था यूएसए के कैलिफोर्निया क्षेत्र की यह सबसे प्रमुख नदी है जो कोलोराडो के पठार में बहती है। इसी नदी के ऊपर मैंने बताया था कि कुछ देखें तो एक झील पढ़ाई थी, मीड झील, जो किसका बांध है? हूवर और बोल्डर डैम का एक जलाशय है। इसी नदी के ऊपर एक मैंने बताया था कि ग्रैंड कैनियन बनाए, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इसी नदी में एक दो पॉइंट और आप लिखना चाहें तो इसी नदी के पास में क्या है? मृत घाटी स्थित है, डेथ वैली स्थित है। तो इसी में आप एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। तो इसी झील के पास क्या स्थित है? मृत घाटी, डेथ वैली। अलग से पढ़ाऊंगा इसको किसी क्लास में, मृत घाटी, डेथ वैली। तो डेथ वैली से क्वेश्चन आता है कि इसको शैतान का गोल्फ, या हिंदी में लिख लें शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। मतलब ये काफी ज्यादा गहराई में है, जहां से वापिस आना माना जाता कि पॉसिबल नहीं है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स मतलब गोल्फ कोर्स ऑफ डेविल्स। तो डेविल्स का गोल्फ कोर्स कहा जाता है किसको? मृत घाटी को, जो यूएसए का सबसे नीचा स्थान भी है,
सबसे नीचा स्थान है, लोएस्ट पॉइंट है, और शायद ये याद रखना, इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना कि शायद ये सबसे हाई टेम्परेचर वाला एरिया भी माना जाता है। इस पॉइंट को आप अपने स्तर से एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ऐसा ही है कि मृत घाटी सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ये सबसे नीचा क्षेत्र भी है और इसको शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। टेम्परेचर आप अपने स्तर से एक बार चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो इसको काट देना। तो ये हो गया आपका कोलोराडो नदी की बात। कोलोराडो नदी के बाद आपने एक दो सिंपल नदियां पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कोलंबिया और फ्रेजर नदी। तो कोलंबिया और फ्रेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, मुहाना प्रशांत महासागर में, लोकेशन यूएसए, और इसी पर एक शहर बना हुआ है पोर्टलैंड। बस इतना याद रखेंगे। फ्रेजर नदी की उद्गम भी रॉकी से होता है, मुहाना पैसिफिक में है, और इसकी जो लोकेशन है कनाडा में है। इस पर एक सिटी बनी हुई है वैंकूवर सिटी। वैंकूवर सिटी में एक याद रख लेना, मतलब वैंकूवर सिटी इस नदी पर नहीं है, वैंकूवर एक द्वीप है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। जैसे अब यूएसए और कनाडा की सीमा देखेंगे, जैसे सबसे ऊपर यूएसए स्टार्ट होता है और यूएसए के बाद यहाँ पर कनाडा की सीमा स्टार्ट हो जाती है, तो इन दोनों की सीमा के पास में यहाँ पर क्या एक वैंकूवर द्वीप है, और इसी वैंकूवर द्वीप के पास में इस फ्रेजर नदी का मुहाना बनता है। तो वैंकूवर द्वीप की बात करें तो ये यूएसए और कनाडा के, यहाँ हम कहें कि कनाडा के किस साइड है, वेस्ट में, पश्चिम। तो पश्चिम में सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए उसका कनाडा का, तो उसको क्या कहा जाता है, वैंकूवर द्वीप। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी नदियों की कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो कोलंबिया फ्रेजर नदी हो गया, एक बार देख लें। कोलोराडो नदी हो गया, कोलोराडो नदी के बाद रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे से पहले हमने पढ़ा मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी से पहले पोटोमैक नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, नेल्सन और चर्चिल नदी, और उससे पहले यूकॉन और मैकेंजी नदी। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूरी नदियां कंप्लीट होती हैं। क्लियर? तो सारी नदियों को आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।